पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। नमस्कार, मैं अंसारुल हक। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब जो है नतीजों का इंतज़ार है। बहुत महज चंद घंटे बचे हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें तेज़ हैं और पूरे बिहार को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतज़ार है। तो तमाम जो है चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और सभी लोग जो है मुस्तैद हो गए हैं। वोटों की गिनती कल सुबह 7 बजे से होनी है। ऐसे में जो तमाम नेशनल मीडिया है उसने अपने अपने प्रेडिक्शन दिए हैं एग्जिट पोल के माध्यम से कि किसकी सरकार बन रही है। तो ज़्यादातर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि बिहार में ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन की एक तरह से लहर चली है और महागठबंधन सरकार बनाती दिख रही है। लेकिन पूरे बिहार के परिदृश्य में देखें तो ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। उत्तर बिहार के कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर क्या कुछ होने वाला है यह बताने के लिए इस वक्त हम आपके साथ मौजूद हैं। तो एसटीवी न्यूज़ ने इस विधानसभा चुनाव में कुल 14 विधानसभा सीटों पर जा कर के वहाँ के लोगों की राय जानी और लोगों से बात की। कई सारे प्रत्याशियों का हमने सत्ता का संग्राम कार्यक्रम के तहत इंटरव्यू लिया, तो वो भी आपने देखा। तो हमने जिन 14 विधानसभा सीटों पर यानी कि इंक्लूडिंग पूर्वी चंपारण के 12 विधानसभा सीट और 2 अन्य महत्वपूर्ण विधानसभा सीट पर शिवहर और साहेबगंज की विधानसभा सीट पर जो हमने लोगों से बात की और जो हमने ऑब्जर्व किया, उसके आधार पर एसटीवी न्यूज़ के जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे संवाददाता हैं, उनकी नज़र में और हमने खुद जाकर के जो देखा है, समझा है, तो उसके हिसाब से किस तरह का माहौल रहने वाला है, किस तरह किस सीट पर जो है किनका दबदबा रहने वाला है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि पूर्वी चंपारण के कुल 12 विधानसभा सीट हैं। 12 में चिरैया, ढाका, पिपरा, मधुबन, कल्याणपुर, केसरिया, गोविंदगंज, हरसिद्धि, नरकटिया, सुगौली, रक्सौल और मोतिहारी की सीटें हैं। तो चंपारण शुरू से ही जो है बड़े ये में रहा है, परिदृश्य में देखा जाता है। पूरे देश लेवल पर जो है एक ऐतिहासिक महत्व की वजह से इसकी पहचान है। तो इस चंपारण के तरफ जो है पूरे देश की निगाहें रहती हैं, इंक्लूडिंग बिहार। तो यहाँ पे कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें कि चंपारण में पिछले बार देखा गया था कि जो एनडीए की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पूरे बिहार में बहुत खस्ता हाल थी, लेकिन चंपारण ने बहुत अच्छा कमबैक दिया था और चंपारण ने ही एक तरह से एनडीए की लाज बचाई थी। तो पिछले बार बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था। हालांकि महागठबंधन जब नीतीश और लालू जी का गठबंधन हुआ था, आरजेडी और जेडीयू का, तो उस समय की जो परिस्थितियां थी उस समय भी ये एक तरह से लहर थी। तो उन परिस्थितियों में भी जो है चंपारण ने एनडीए को बहुत अच्छा फेवर दिया था। तो इस बार भी हालांकि पूरे बिहार में लहर की खबर मिल रही है, लेकिन इस बार भी चंपारण की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत कांटे का मुकाबला है। भले बिहार के तमाम हिस्सों में हम ये कह सकते हैं कि तेजस्वी के फेवर में लहर थी, लेकिन ये चंपारण में जो है बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिली है। तो हम अपने 12 विधानसभा, सबसे पहले पूर्वी चंपारण के 12 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो सीधे यहाँ पे 6 सीटें महागठबंधन के फेवर में जाती दिख रही हैं, एसटीवी न्यूज़ का जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से, और एनडीए के फेवर में 5 सीटें जाती दिख रही हैं। इसके अलावा एक अन्य जो है वो एलजेपी के खाते में जाती दिख रही है। तो ये 12 सीटों का आकलन है। तो हम विधानसभा वाइज आपको बताएंगे कि किस विधानसभा सीट पर कौन बाजी मार सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इससे पहले कि जो है हमारे साथ अफसर कमाल जी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफसर साहब,
चंपारण में पूरे बिहार के मुकाबले अगर देखा जाए तो चंपारण में जो है बड़ा कांटे की टक्कर दिख रही है दोनों में। जी मैं बता दूं कि पूर्वी चंपारण, खास करके चंपारण में पूर्वी चंपारण जिला जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का ये गढ़ रहा है। जैसा कि मिसाल के तौर पे पिछले बार जो विधानसभा चुनाव 15 में पूरे बिहार में गठबंधन का लहर था, लेकिन पूर्वी चंपारण एक ऐसा जिला था जहां में एनडीए का वर्चस्व बरकरार था। 12 सीट में मात्र 4 सीट आरजेडी के खाते में गया था। बिल्कुल बिल्कुल। जेडीयू का यह खाता भी नहीं खुला था। बिल्कुल। इस लिहाज से अगर हम देखें तो पूर्वी चंपारण में गठबंधन को, एनडीए को मात देने के लिए बहुत आसान नहीं है जी। तो कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने को मिलेगा। हालांकि महागठबंधन की सीटें इस बार बढ़ने की प्रबल संभावना है। तो हम विधानसभा वाइज आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस विधानसभा सीट पे क्या कंडीशन है और क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात भारत नेपाल बॉर्डर के विधानसभा क्षेत्र रक्सौल की। रक्सौल में अगर हम रक्सौल की बात करें तो रक्सौल में रामबाबू यादव कांग्रेस के सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस को यह सीट मिली है और प्रमोद कुमार सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ये कुशवाहा समाज से आते हैं और अजय कुमार सिंह बीएसपी के उम्मीदवार हैं। तो दूसरी तरफ सुरेश यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं। मतलब ये 4 लोग जो है मुख्य रूप से लड़ाई में वहाँ दिख रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट और भी हैं, लेकिन एसटीवी न्यूज़ के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये 4 लोग जो है लड़ाई में दिख रहे हैं। और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये अजय सिंह है, ये बीजेपी के सिटिंग कैंडिडेट रहे हैं, लेकिन इनका इस बार टिकट कट गया है। यानी 20 साल से वो यहाँ के विधायक रहे हैं, लेकिन एनडीए ने यानी बीजेपी ने इनका सीट इनको जो है हटा दिया। इस बार टिकट नहीं दिया है क्योंकि इसका जब हम सर्वे करने गए थे, वहाँ लोगों से बात करने गए थे, तो विकास के मामले में जो है कमज़ोर परफॉर्मेंस था, ऐसा लोग बता रहे थे, इसलिए इनका टिकट काटा गया। तो प्रमोद कुमार सिन्हा पर बीजेपी ने रक्सौल में दांव खेला है इस बार और रामबाबू यादव कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। लेकिन एक तरफ अगर प्रमोद कुमार सिन्हा जी की बात करें कि बीजेपी में हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के बागी उम्मीदवार के रूप में अजय कुमार सिंह बीएसपी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो एनडीए में अगर देखें तो जो है एक बागी और एक जो जिनको टिकट मिली है वो बीजेपी से, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग उस तरफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी मुश्किल इतनी आसान नहीं है रक्सौल विधानसभा सीट पर, क्योंकि रामबाबू यादव अगर कांग्रेस से खड़े हैं, तो दूसरी तरफ जो टिकट की रेस में थे सुरेश यादव, ये वहाँ के अच्छे कैंडिडेट माने जाते हैं और काफ़ी काम किया इन्होंने। तो इनकी भी प्रबल दावेदारी थी टिकट को लेकर, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिला, इसलिए ये निर्दलीय हाथ आजमा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये देखें तो एक एनडीए के भी बागी वहाँ पे मजबूत कैंडिडेट खड़े हैं और दूसरी तरफ महागठबंधन के भी एक बागी कैंडिडेट खड़े हैं। तो अफसर यहाँ की लड़ाई को जो है आप किस रूप में देख रहे हैं? हम नतीजे बताएंगे कि अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहता है कि रक्सौल में क्या कुछ हो सकता है, लेकिन अफसर क्या मान रहे हैं? रक्सौल में दरअसल बात यह है कि रक्सौल में गठबंधन ने शुरू से जिस उम्मीदवार का मतलब एक इम्कान था कि सुरेश यादव को टिकट मिलेगा, तो वहाँ की जो स्थानीय जो गठबंधन आरजेडी की कमेटी है, जो कांग्रेस की कमेटी है, वो एक माइंड सेट था। क्योंकि सुरेश यादव इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके थे और बहुत ही नजदीकी मामला था जब वो चुनाव हारे थे, बहुत कम के अंदर से हारे थे। तो सुरेश यादव को टिकट नहीं देना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा गठबंधन के लिए, मतलब माइनस पॉइंट जाएगा। और रामबाबू यादव कांग्रेस के हैं, इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं 2010 में, लेकिन उस टाइम में उनका परफॉर्मेंस जो है उस हिसाब से नहीं रहा था जैसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मतलब रामबाबू यादव को टिकट देकर महागठबंधन ने एक मिस्टेक की है, क्योंकि सुरेश यादव का एक अपना वर्चस्व था, जातीय समीकरण भी बना हुआ था और पिछले 5 साल से वो काम भी कर रहे थे। और दूसरी बात अगर एनडीए की देखें तो अजय कुमार सिंह 4 बार से विधायक हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा करे नहीं, तो इसलिए पब्लिक उनसे कहीं ना कहीं नाराज है। तो अगर ये लग रहा था कि अगर अजय कुमार सिंह कैंडिडेट होंगे तो राजपूत समाज का वोट है, ये सब कहीं ध्रुवीकरण होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हुआ।
जो राजपूत समाज के लोग हैं, जो बीजेपी का कॉन्सेस वोट है, जो एनडीए का कॉन्सेस वोट है, वो पूरा प्रमोद सिन्हा के साथ गया। वो जिस उम्मीद लोग लगा रहे थे कि वो वोट को बंदरबाट करने में उनका भूमिका रहेगा एनडीए के वोट का, ऐसा नहीं हुआ। और महागठबंधन का जो वोट है वो कहीं ना कहीं दो भागों में बढ़ गया है। और ये बड़ी बात कह रहे हैं अफसर, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। रक्सौल विधानसभा में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बीजेपी के जो बागी कैंडिडेट हैं अजय कुमार, वो बीजेपी को ज़्यादा नुकसान करते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इस सीट पर सुरेश यादव जो महागठबंधन के बागी उम्मीदवार हैं, निर्दलीय सुरेश यादव खड़े हैं। ये जो है रामबाबू यादव जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इनको काफ़ी नुकसान करते दिख रहे हैं। तो एसटीवी न्यूज़ के आकलन के हिसाब से यह सीट यानी रक्सौल विधानसभा की सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। अफसर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपका ये सही है, चूंकि हमने हर एंगल से वहाँ जाकर देखा है, जमीनी हकीकत क्या है वहाँ किसी भी हिसाब से अगर हम वहाँ देख रहे हैं तो वहाँ पर गठबंधन का जो मतलब उम्मीद बहुत कम दिख रहा है। जी जी। और अब जो है चूंकि ये रक्सौल बॉर्डर की जो है भारत नेपाल सीमा पर जो एक विधानसभा क्षेत्र है रक्सौल, बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय महत्व का ये जगह है, तो वहाँ की स्थिति है। अब चलते हैं सगौली। सगौली में क्या कुछ होने वाला है ये जानते हैं। सबसे पहले हम इस विधानसभा सीट की कुछ परिस्थितियों को आपको अवगत करा दें कि किस तरह की परिस्थितियां हैं यहाँ पे जो सिटिंग विधायक हैं वो रामचंद्र सहनी बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन इस बार जो है वीआईपी के खाते में यह सीट गई है। तो वीआईपी के खाते में गई है, इसलिए यह सीट जो है वीआईपी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, एनडीए के घटक दल हैं। तो यहाँ से लेकिन जो सिटिंग विधायक हैं वो कैंडिडेट यहाँ बदले नहीं हैं। यहाँ पे कैंडिडेट रामचंद्र सहनी ही हैं, लेकिन पहले बीजेपी के चुनाव निशान पे लड़ते थे, लेकिन अब इस बार जो है वीआईपी के चुनाव निशान पे लड़े हैं। तो ये जो है वीआईपी एनडीए के प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ आरजेडी ने एक यहाँ पे नए चेहरे को तवज्जो दी है और काफ़ी सशक्त चेहरे को कहा जा रहा है कि शशि भूषण सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हैं। शशि भूषण सिंह बहुत सारे जब हम बात कर रहे थे तो ठेकेदारी वगैरह में काफ़ी जो है ये पॉपुलर नाम है और आरजेडी के पुराने नेता कहे जाते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरी तरफ जो लड़ाई है, अगर रामचंद्र सहनी और शशि भूषण के अलावा यानी कि एनडीए और महागठबंधन के अलावा जो दो और लोग जो लड़ाई में हैं वो बहुत यहाँ की परिस्थितियों को दिलचस्प बना रहे हैं। विजय गुप्ता पूर्व मंत्री बीजेपी के रहे हैं, तो ये भी जो है एलजेपी से इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये भी जो है लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तीसरी तरफ संत सिंह कुशवाहा आरएलएसपी के उम्मीदवार हैं। तो ये चौकोनीय लड़ाई यहाँ कही जा रही है, लेकिन मुख्य रूप से मुकाबला हमारे ऑब्जर्वेशन एसटीवी न्यूज़ के आकलन के हिसाब से रामचंद्र सहनी और शशि भूषण सिंह में है। क्या अफसर वहाँ की परिस्थितियों के बारे में आपका क्या? पिछले 2005 से रामचंद्र सहनी वहाँ से विधायक हैं, बीजेपी से जीतते हुए आ रहे हैं। इस बार सीट बंटवारे में गठबंधन घटक दल के पास चलेगा, वीआईपी के पास चलेगा, तो मजबूरन उन्हें वीआईपी से टिकट लेना पड़ा जी। लेकिन रामचंद्र सहनी पिछले 15 साल से विधायक हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में अपने जो उनका जो कास्ट है, जिस कास्ट से वो आते हैं, उसका विश्वास जीतने में बहुत कामयाब रहे जी। और वहां पर एक बड़ा मतलब वोट है उन लोगों का, सहनी जाति का। और दूसरी बात की मुकेश सहनी जो खुद निषाद जाति से हैं, उस पार्टी से भी आना। और एक तरफ ये लग रहा था कि विजय गुप्ता जो पूर्व मंत्री अगर लोजपा से आते हैं तो जैसा कि जहां जहां जेडीयू लड़ रही है वहां से लोजपा अपना कैंडिडेट दे रही है, जहां से बीजेपी है वहां से नहीं। तो ये लग रहा था कि बीजेपी का जो कॉन्सेस वोट है वो लोजपा पे ट्रांसफर होगा, लेकिन यहाँ पर जो है बीजेपी के जो भी वोटर, जो एनडीए वोटर है, उन्होंने बड़ी समझदारी से काम निभाया। इसलिए चूंकि कहीं ना कहीं जो जिस तरह से महागठबंधन ने शशि भूषण सिंह पे दांव खेला था एक फॉरवर्ड कास्ट को टिकट देके, ताकि जो फॉरवर्ड कास्ट है आरजेडी के साथ जुड़ेगा, लेकिन फॉरवर्ड कास्ट कभी भी आरजेडी या गठबंधन या कांग्रेस को वोट नहीं करता है, और वहां पे शशि भूषण ऐसा माना जाता है। तो इसलिए विजय गुप्ता जिससे उम्मीद लगाया जा रहा था कि
बीजेपी को डैमेज करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा जो गठबंधन का जो एनडीए का जो समीकरण है वो रामचंद्र सैनी के साथ है। और जिस जाति से आते हैं शशि भूषण सिंह, उनकी जाति ने इन्हें इग्नोर कर दिया। ये आपका ऑब्जर्वेशन है। और यहाँ पे संत सिंह कुशवाहा की अगर बात करें तो संत सिंह कुशवाहा आप जानते हैं कि मुस्लिम वोटर्स भी यहाँ पे अच्छे खासे तादाद में हैं, करीब 70,000 के करीब कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर्स हैं। तो संत सिंह कुशवाहा का AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से अलायंस है। तो यहाँ पे एक ये भी देखा जा रहा है कि जो है वोटों का कुछ हिस्सा RLSP के साथ हुआ होगा। और हम जब कवरेज करने के लिए गए थे तो पहले संत सिंह कुशवाहा को लड़ाई में नहीं देखा जाता था, लेकिन उस दिन जब हम गए थे तो जो रैली उन्होंने निकाली थी तो उसको देखते हुए ऐसा लगा कि जो है वहाँ पे संत सिंह कुशवाहा अच्छा खासा जो है अपना प्रभाव डाल सकते हैं। भले वो जीते नहीं, लेकिन जो नतीजे हैं उसको बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। तीसरी तरफ विजय गुप्ता जी हैं, तो पूर्व मंत्री हैं, तो इनके भी बहुत सारे चाहने वाले थे। कुल मिलाकर अगर देखें तो लड़ाई जो है बड़ा दिलचस्प है यहाँ की। यहाँ रामचंद्र सैनी हालांकि एंटी इनकम्बेंसी पार्टिकुलर इस सीट पे जो है प्रभावी दिख रहा था। रामचंद्र सैनी चूँकि बहुत समय से यहाँ पे विधायक रहे हैं, 20 सालों से 20 या 15 सालों से हाँ। तो रामचंद्र सैनी के फेवर में लोग जो है विकास को लेकर के मुद्दे उठा रहे थे। शशि भूषण सिंह पे भी जो है लोग अपनी बात रख रहे थे। लेकिन हमारे HTV न्यूज़ के सर्वे के हिसाब से हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं मुन्ना कुमार कुशवाहा, तो उन्होंने भी उनसे भी हमने जायज़ा लेने की कोशिश की। तो उनका भी जो आकलन है, तो ये तमाम जो आकलन है उसके हिसाब से हम आपको बता दें कि सुगौली विधानसभा सीट NDA के खाते में जा रही है। हमारे HTV न्यूज़ के आकलन के हिसाब से रामचंद्र सैनी VIP के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। क्या कुछ होगा वो तो कल पता चलेगा, लेकिन बहुत टिपिकल होता है ऐसी सीटों पर कुछ भी आकलन करना। लेकिन हमारे HTV न्यूज़ के आकलन के हिसाब से सुगौली में रामचंद्र सैनी जी बाजी मार सकते हैं। तो ये जो है सुगौली विधानसभा सीट की तस्वीर है। दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण सीट की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, वो है नरकटिया विधानसभा क्षेत्र। नरकटिया विधानसभा सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प है। और यहाँ के सिटिंग विधायक डॉक्टर शमीम अहमद, जो कि RJD के चुनाव निशान पर पिछली बार चुनाव जीते थे, इस बार भी RJD ने उन पर भरोसा जताया है। तो यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार यानी RJD के उम्मीदवार डॉक्टर शमीम अहमद हैं। और JDU ने यहाँ से श्याम बिहारी प्रसाद को जो है के ऊपर भरोसा जताया है। तो श्याम बिहारी प्रसाद जी यहाँ के JDU उम्मीदवार हैं यानी NDA के तरफ से। दूसरी तरफ सुरेश यादव नाम के जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो अच्छा खासा यहाँ पे यादव वोटों को जो है इन्होंने जो है लेने की इनकी उम्मीद है कि यादव वोट जो है इनके तरफ बहुत सारे आए हैं। और सोनू मुखिया LJP के उम्मीदवार हैं, ये भी जो है वहाँ का समीकरण बिगाड़ने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। और दूसरी तरफ जाप के भी एक उम्मीदवार हैं रवि यादव के रूप में। लेकिन ये सारे उम्मीदवार हैं, तो जो ये बाकी के जो NDA और महागठबंधन के अलावे जो उम्मीदवार हैं वो रोल प्ले करते हैं वहाँ का समीकरण यानी जीत हार के नतीजे जो है महागठबंधन और NDA की तरफ जो है में जो है ये करने की इन्फिल्ट्रेशन उसमें होता है जीत हार के नतीजों में उनका। तो ये परिस्थितियां यहाँ पे। नरकटिया के बारे में अफसर क्या कहेंगे आप? नरकटिया के बारे में मैं बता दूं कि जो निवर्तमान विधायक हैं जो RJD से फिर से किस्मत आजमा रहे हैं, डॉक्टर शमीम अहमद। डॉक्टर शमीम अहमद पिछले 5 साल से अपने जो हमने जाकर वहां जानने की कोशिश की, पिछले 5 सालों में जनता ने जिस तरह से उनसे उम्मीद किया था उस पर कहीं ना कहीं वो खरा उतरने की उम्मीद की है। और वो पेशे से डॉक्टर है, मेडिकल फील्ड में उन्होंने गरीबों का जो मतलब मजदूर टाइप लोगों का बहुत सेवा करने का काम किया। दूसरी बात कि लोजपा से यहाँ पे सोनू मुखिया जी 2010 में ये कांग्रेस से भी अपना किस्मत आजमा चुके हैं। लेकिन जिस तरह की उम्मीद इनसे उस वक्त की जा रही थी
वैसा वोट इनको नहीं मिला। और श्याम बिहारी हैं जो इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं 2 या 3 बार आदापुर से, तो आदापुर टूट के अब नरकटिया बना, तो आदापुर से ये विधायक रह चुके हैं। तो ये सोनू मुखिया बहुत पुराने मुखिया है और इनका अपने इलाके में एक अपना बहुत वर्चस्व है जी, पब्लिक में जो इनका वोटर में बहुत पकड़ है, जमीनी नेता है। तो ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि सोनू मुखिया अगर इस बार कामयाब रहा, चूंकि पिछले 5 साल से 10 साल से वो 2010 के बाद से कंटिन्यू क्षेत्र में लगे हुए कि अपने तरफ प्रभावित करने की, तो कहीं ना कहीं सोनू मुखिया जो है जेडीवी के जनता दल यूनाइटेड का जो वोटर है, जो एनडीए का वोटर है, उसको डैमेज करने में कामयाब दिख रहा है, उसको अपने तरफ खींचने में कामयाब दिख रहा है। और दूसरा विकल्प वहां पर मुसलमानों का है, यादव का है। ये जो समीकरण वोट है आरजेडी का, जो महागठबंधन का, ये लगभग ज्यादा तादाद में 80% कहूं तो गलत नहीं होगा, 80% की तादाद में यादव और मुस्लिम एकजुट होकर डॉक्टर शमीम अहमद को दे रहा है। उसके अलावा जो उनका अपना व्यक्तिगत लेकिन यहाँ पे ये खबर मिल रही है कि सुरेश यादव जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जाप के भी रवि यादव हैं, तो यादव वोट जो है इनके तरफ ट्रांसफर कुछ हुए हैं। इस बार चुनाव में बहुत सारे सीट ऐसे हैं चाहे यादव ने बहुत ही समझदारी से काम लिया है, चूंकि उस बार इन्होंने तेजस्वी यादव को देखा है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, और तेजस्वी ने किसको सिंबल दिया है। मैं कई विधानसभा में गया और देखा, यादव बहुत कोशिश किया गया कि वोट का पोलराइज हो, ध्रुवीकरण हो, लेकिन ऐसा नहीं। यादव ने बहुत, यादव और मुस्लिम बहुत ही समझदारी से उन्होंने काम लिया और ज्यादा अक्सरियत में वोट गठबंधन को देने का काम किया। गठबंधन तो यहाँ पे अगर यादव वोट जो है, जैसा कि अफसर कह रहे हैं कि उसी हिसाब से अगर इस्तेमाल लोगों ने अपने यादव वोटर्स जो हैं वो अगर तेजस्वी यादव को देखते हुए अगर वोट किए हैं तो यहाँ का समीकरण बदल सकता है। लेकिन लड़ाई यहाँ दिलचस्प है और डॉक्टर शमीम अहमद की एक अपनी अलग छवि है, बहुत शांत स्वभाव के जाने जाते हैं और डॉक्टरी पेशा से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए डॉक्टर शमीम को लोग जो है वहाँ पसंद भी करते हैं। सिर्फ सिंबल की लड़ाई नहीं है, डॉक्टर शमीम का अपना कुछ बनाया हुआ भी व्यक्तिगत। हाँ बिल्कुल, सिंबल के अलावा उनको भी वोट मिलना है। बिल्कुल, अगर वो सिंबल से नहीं भी आते तो अगर इंडिपेंडेंट भी होते, हाँ बिल्कुल, इससे पहली बार उन्होंने इंडिपेंडेंट ही लड़ा था, 14,000 वोट लेकर के आया। तो डॉक्टर शमीम की स्थिति यहाँ पे ठीक है। और जब हम सर्वे के लिए गए थे उस इलाके में लोगों से बात किए थे तो डॉक्टर शमीम के बहुत सारे चाहने वाले थे, लेकिन चुनाव में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो इस बार परिस्थितियां यहाँ की थोड़ी अलग है। शमीम साहब के लिए इस बार यहाँ की सीट निकालना उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एसटीवी न्यूज़ के सर्वे के हिसाब से, एसटीवी न्यूज़ के आकलन के हिसाब से यह सीट आरजेडी के डॉक्टर शमीम अहमद निकाल रहे हैं। यानी कि इस सीट पर, नरकटिया विधानसभा सीट पर डॉक्टर शमीम अहमद जीत रहे हैं और जीत का अंतर चाहे भला जितना हो, लेकिन ये जो है सीट निकालते दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर शमीम अहमद। तो नरकटिया विधानसभा सीट की यह कंडीशन रहने वाली है। अब चलते हैं हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में। हरसिद्धि विधानसभा सीट जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहा है शुरू से ही, क्योंकि यहाँ यह सीट पिछली बार जो है आरजेडी के खाते में गई थी। आरजेडी के विधायक जो थे राजेंद्र राम, यहाँ 5 साल उन्होंने सेवा दी जनता की, लेकिन अंतोगत्वा जो है आरजेडी का भरोसा उनसे टूट गया और आरजेडी ने सिटिंग विधायक का टिकट काट करके एक नए चेहरे को, जिसे ज़मीनी स्तर का नेता उस क्षेत्र में लोग कहते हैं, नागेंद्र राम आरजेडी के ज़मीनी स्तर के नेता कहे जाते हैं, तो इन पर भरोसा जताया आरजेडी ने। तो यह सीट, यहाँ टिकट जो है नागेंद्र राम को दी गई, राजेंद्र राम के जगह पे। और दूसरी तरफ हरसिद्धि में कृष्णनंदन पासवान बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे कृष्णनंदन जी चूँकि बाहर से आते हैं तो इसलिए बाहरी भीतरी का भी यहाँ पे कुछ मामला इस तरह से उछाला गया, लेकिन यहाँ पे इस लड़ाई को दिलचस्प बनाते हैं आरएलएसपी के उम्मीदवार रमेश पासवान। तो रमेश पासवान जो है बहुत मजबूत स्थिति में कह सकते हैं आप कि यहाँ पे लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से ये यहाँ पे दिखता है। हमारे स्थानीय जो संवाददाता हैं या फिर एसटीवी न्यूज़ ने वहाँ जा कर के ये लोगों से बात की थी, तो उसके आधार पर यहाँ की लड़ाई भी एनडीए वर्सेस महागठबंधन की दिख रही है। अफसर, हरसिद्धि के बारे में क्या आपका ऑब्जर्वेशन?
कृष्णनंदन पासवान 5 साल वहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंट कर चुके हैं हरसिद्धि के, और गठबंधन ने नए उम्मीदवार पर भरोसा किया है, राजेंद्र राम का टिकट काटा। तो एक समय ऐसा लग रहा था कि राजेंद्र राम का टिकट काटना गठबंधन के लिए घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग गए वहां पे, जब लोगों से मिले, बात की, जब चुनाव चौपाल के जरिए, तो ये चीज कहीं दिखा नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि टिकट काटकर वहां के स्थानीय एक 15 साल से प्रखंड अध्यक्ष जो आरजेडी के 15 प्रखंड अध्यक्ष रहे और एक जमीनी आदमी को पार्टी ने भरोसा जताया और उनको टिकट दिया जी। तो नागेंद्र राम, नागेंद्र राम बहुत ही जमीनी और बहुत ही निचले तबके, गरीब तबके के लोग हैं। मतलब एक होता है कि चुनाव में आने के लिए पैसे, धन बल, ये सब चीज, उससे उनका कोई रिश्ता नहीं, बहुत ही मामूली इंसान है। और 15 साल से आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष रहे। तो गठबंधन ने अगर राजेंद्र राम का टिकट काटा है, उसके बाद से अगर नागेंद्र राम को दिया है, तो ये एक प्लस पॉइंट, मतलब घाटा, नुकसान नहीं दिखा। हम लोग को लगा कि नुकसान होगा एक सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर, लेकिन गठबंधन आरजेडी ने ये एक सही किया कि एक लोकल लोगों को दिया, लोकल और बाहरी फैक्टर वहां पे आ गया। चूंकि कृष्णनंदन पासवान कोटवा से आते हैं और पीपरा से भी विधायक रह चुके हैं, 2010 से 15 तक हरसिद्धि से रह चुके हैं। तो दूसरी बात की, रमेश पासवान जो ग्रैंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट आरएलएसपी से आए, तो इन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम जो यूथ है, क्योंकि ओवैसी इस पार्टी में गठबंधन में शामिल है, जो यूथ युवा मुस्लिम है, उनको अपने तरफ ये खींचने में कामयाब रहे। तो एक बार ऐसा लग रहा था कि राजेंद्र राम वन साइडेड चुनाव जीत जाएंगे, नागेंद्र राम। तो फिर बीच में क्या हुआ कि कृष्णनंदन पासवान का बाहरी फैक्टर आ गया, ये बाहरी है। चूंकि हम उस वक्त गए तो लोकल को लेकर लोग बहुत उत्साहित थे। तो ये नागेंद्र राम जो है, लेकिन उत्साह वहां देखने को मिल रहा है, इसलिए देखने को मिला कि लोकल है और जमीनी लोग हैं और हर लोगों के दुख सुख में शामिल है। तो इसलिए मतलब कृष्णनंदन पासवान को लोग कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे थे, ये बाहरी है। और एक कहा जाता है कि मुस्लिम वोट जो है कुछ रमेश पासवान की तरफ ओवैसी के नाम पे जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं जी। तो ये जो है यहाँ की लड़ाई को बेहद दिलचस्प बनाती है ये चीज़ें। नागेंद्र राम जो है हरसिद्धि के आरजेडी के उम्मीदवार हैं और कल तो इसका फैसला होना ही है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि हरसिद्धि की लड़ाई को जो है बेहद दिलचस्प बनाती है रमेश पासवान जो है अच्छा खासा वोट इन्हें मिलने की उम्मीद है, लेकिन ये जीतते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं हमारे आकलन के हिसाब से। तो हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं उनके हिसाब से, और मतलब हरसिद्धि का जो मामला रहने वाला है वो बेहद दिलचस्प रहने वाला है, लेकिन एसटीवी न्यूज़ के आकलन के हिसाब से हरसिद्धि में नागेंद्र राम सीट निकालते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हरसिद्धि महागठबंधन के खाते में जा सकती है। नागेंद्र राम एक ज़मीनी नेता जिस पर आरजेडी ने भरोसा किया, वह कारगर होता दिखाई दे रहा है और इसका बेनिफिट उन्हें मिलता दिखाई दे रहा है। तो ये परिस्थितियां रहने वाली हैं हरसिद्धि महागठबंधन के खाते में। इसके बाद हम चलते हैं, आपको लिए चलते हैं गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में। गोविंदगंज एक बेहद दिलचस्प मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि गोविंदगंज की लड़ाई बेहद सबकी नज़र उस पे है, उस सीट पे, क्योंकि यहाँ से जो गोविंदगंज के मौजूदा विधायक हैं राजू तिवारी एलजेपी के उम्मीदवार हैं, और बीजेपी के भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं सुनील मणि तिवारी, यानी कि जैसा कि चिराग पासवान एलजेपी के जो सुप्रीमो है, ये कह रहे थे कि जहां भी जेडीयू के उम्मीदवार खड़े होंगे वहां पे हमारे एलजेपी के उम्मीदवार खड़े होंगे, लेकिन यहां पे थोड़ी परिस्थितियां दूसरे तरह की हैं। यहां बीजेपी के भी उम्मीदवार हैं और एलजेपी के भी उम्मीदवार हैं। तो राजू तिवारी यहाँ के सिटिंग विधायक हैं, तो इसलिए इनका टिकट नहीं काटा एलजेपी सुप्रीमो ने, और राजू तिवारी पर पुनः भरोसा जताया। तो राजू तिवारी एलजेपी के उम्मीदवार, सुनील मणि तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ हैं, संघ से जुड़े नेता हैं, और हमने इनका इंटरव्यू भी किया था। काफ़ी कम वक्त मिला इनको चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन इनको भरोसा था अपने संगठन पे, बीजेपी के संगठन पे, कि वो ये उनका मानना था कि जो है वो चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और चुनाव जीतेंगे।
लेकिन जो तीसरे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं ब्रजेश पांडे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और ब्रजेश पांडे जो हैं वो देश ही नहीं विदेश के विख्यात जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट रवीश कुमार के भाई हैं। तो यह एक बार कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया है ब्रजेश पांडे पे, लेकिन यहाँ पे लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही है, क्योंकि लड़ाई को जो है बहुत दिलचस्प यहाँ पे देखा जा रहा है। तीनों एक से बढ़कर एक कैंडिडेट हैं। राजू तिवारी पूर्व विधायक, सुनील मणि तिवारी बीजेपी के कद्दावर मतलब नेता कह सकते हैं, हालांकि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का वहाँ पे क्षेत्र रहा है, बीजेपी का प्रभाव रहा है वहाँ पे। ब्रजेश पांडे कांग्रेस के, तो चूंकि यहाँ पे ब्राह्मण वोट भी अच्छे खासे तादाद में है, क्या अफसर देखिए राजू तिवारी पहले से विधायक हैं, तो उनके भाई भी विधायक रहे हैं, और उनके और रिलेटिव मीना द्विवेदी हैं, ये तो विधायक रह चुके हैं। तो राजू तिवारी के जो छोटे भाई है राजेंद्र तिवारी, वो भी 5 साल विधायक रह चुके हैं, 2000 से 2005 तक विधायक रह चुके हैं। तो इन दोनों भाइयों का गोविंदगंज के इलाके में एक अपना पकड़ है, जिसे एक अपना वोट बना हुआ है। इसमें मतलब सिंबल की लड़ाई यहाँ पे नहीं है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटर को भी लगता है कि राजू तिवारी ही कामयाब होंगे, चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में एलजेपी बीजेपी के साथ थी, और आज भी कह रहे हैं, चिराग पासवान का कहना है कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी मैसेज जा रहा है कि एलजेपी भी बीजेपी है। तो और अगर हम इधर उधर वोट करते हैं, अगर सुनील मणि तिवारी को वोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं गठबंधन को फायदा हो जाएगा। तो वोटर जो बीजेपी के, जो जेडीयू के जो एनडीए वोटर थे, वो सीधा जो है राजू तिवारी पे भरोसा किया, क्योंकि राजेंद्र तिवारी भी बीजेपी से उनका लगाव नाता रहा, प्रचार भी करते हैं, लोकसभा में किया उन्होंने। और दूसरा जो महागठबंधन का जो कैंडिडेट है ब्रजेश पांडे के लिए एक माइनस पॉइंट, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो यहाँ रहते नहीं, बस चुनाव के टाइम में वो आते हैं, 5 साल में वो चुनाव लड़ने आते हैं, इसलिए वहाँ की जनता उन्हें पसंद नहीं करेगी। अगर ये विधायक बनते हैं, अगर इनको विधायक बना के भेजा जाता है, तो फिर ये हमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल के लोग हैं, और बाकी जो कैंडिडेट हैं वो यहीं के हैं और यहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को ब्रजेश पांडे को टिकट देना एक बहुत बड़ा नुकसान है। ब्रजेश पांडे को टिकट देना महागठबंधन को, लेकिन वहाँ पे जो महागठबंधन का एक और प्लस पॉइंट उनके लिए ये है कि महागठबंधन का सॉलिड वोट जो है वो उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ब्रजेश पांडे जी को, क्योंकि ब्रजेश पांडे जो है उनके वोटों में जो है कुछ बंदरबाट होने की संभावना कम है, लेकिन राजू तिवारी और सुनील मणि तिवारी यानी बीजेपी और एलजेपी, ये तो इनके वोटों में जो है बंदरबाट होने की पूर्ण संभावना दिखती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे लड़ाई बहुत दिलचस्प है, कुछ भी कहना मुश्किल है। ब्रजेश पांडे भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं ये रखना चाहूंगा इसलिए कि राजू तिवारी एलजेपी से जरूर है, एनडीए से उनका नाता जरूर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गोविंदगंज के वोटर उन पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा वो क्षेत्र में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहाड़पुर 5 साल उन्हें लोगों ने आजमा के देखा है, लोगों के काम दुख सुख में आना भी, काम भी उन्होंने अच्छा किया है, जैसा कि हमें मालूम, हम वहाँ गए। लेकिन ब्रजेश पांडे जो है ना, सिर्फ 5 साल में आते हैं, और बीच में भी आए तो 1-2 दिन के लिए ओकेजनली आए और गए, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ गठबंधन उसका असर जो है पड़ेगा। यानी कि गठबंधन महागठबंधन की लहर में अगर निकल जाए तो ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत छवि इनका उतना प्रभावी नहीं है इस सीट पे, क्योंकि वो लोगों के बीच नहीं रहे हैं। राजू तिवारी को यंग जो वोटर्स हैं वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते दिखे। राजू तिवारी में उनके लिए क्रेज़ दिखा, जो वहाँ के यंग थे। हमने हुसैनी में, अरेराज में तो चुनाव चौपाल किए, उस दौरान भी हमें देखने को मिला कि ये जो है राजू तिवारी के फेवर में लोग हैं। वहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो कुछ खास नहीं करेंगे वो, लेकिन मेन लड़ाई इन तीनों में है। लेकिन यह सीट अगर हम बात करें तो गोविंदगंज विधानसभा सीट राजू तिवारी यानी एलजेपी के उम्मीदवार के खाते में, इस सीट पर राजू तिवारी परचम लहरा सकते हैं। एसटीवी न्यूज़ के आकलन के हिसाब से युवाओं में ज़बरदस्त क्रेज़ है उनके लिए। तो तमाम परिस्थितियां एक तरफ है, लेकिन राजू तिवारी की अपनी छवि एक तरफ है, तो राजू तिवारी यहां से निकलते दिखाई दे रहे हैं। तो गोविंदगंज विधानसभा सीट एलजेपी के खाते में। आगे भी हम आपको कुछ और विधानसभा सीटों के बारे में अपडेट देंगे, लेकिन जो है थोड़ा सा रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद
विश्लेषण जारी रहेगा। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसटीवी न्यूज का आकलन क्या है? पूर्वी चंपारण के 12 विधानसभा सीटों सहित उत्तर बिहार के 14 विधानसभा सीटों पर वो हम आपको बता रहे हैं। हम आपको अब केसरिया विधानसभा सीट की मौजूदा परिस्थितियों को बता रहे हैं कि केसरिया विधानसभा सीट पर शालिनी मिश्रा जेडीयू की उम्मीदवार हैं। महागठबंधन एनडीए की जो घटक दल है जेडीयू, संतोष कुशवाहा को आरजेडी ने यहां से टिकट दिया है। महेश्वर सिंह आरएलएसपी के उम्मीदवार हैं और रामशरण यादव एलजेपी के उम्मीदवार हैं। लेकिन इस सीट पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक जो आरजेडी के हैं डॉक्टर राजेश कुमार, इनका टिकट कट गया और इनके टिकट कटने के बाद जो है संतोष कुशवाहा को इस सीट पे टिकट दी गई। तो यहाँ पे आरजेडी यानी महागठबंधन के लिए एक बड़ा नुकसान यहाँ पे होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे टिकट कटने के बाद डॉक्टर राजेश कुमार ने निर्दलीय चुनाव में ताल ठोकने का मन बनाया और लड़े भी। तो ये परिस्थितियाँ आप सर शॉर्ट में आप बताएं कि जो है क्या पूर्वी चंपारण में जिन 12 सीट पे 2 सीट ऐसा है जहाँ बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है। एक केसरिया का है। केसरिया में जो निवर्तमान विधायक है डॉक्टर राजेश का टिकट कटा गया। टिकट काटने के बाद एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया गया जो बिल्कुल उस क्षेत्र के लिए नया है, न उन्हें कोई जानता है, न वो उस क्षेत्र को सही ढंग से समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन का एक बहुत बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर शालिनी मिश्रा जो है एनडीए से उम्मीदवार है और पूर्व सांसद कमला मिश्र मधुकर की बेटी है। तो उनके जो पिताजी का जो मतलब एक छवि रहा है, उस छवि का वो क्षेत्र में फायदा उठाए। हर समाज के लोगों ने उन्हें वोट दिया। महेश्वर सिंह जेडीयू से उन्होंने बहुत ही कोशिश किया टिकट के लिए, बहुत ही 10 सालों से लगे थे, लेकिन जेडीयू ने उन पे भरोसा नहीं किया, शालिनी मिश्रा भरोसा किया। तो महेश्वर सिंह रालोसपा से टिकट लेकर मैदान में है और दूसरे डॉक्टर राजेश निर्दलीय मैदान में। तो डॉक्टर राजेश डॉक्टर भी हैं और डॉक्टरी करके वो अपने पैसे से कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक अलग छाप बनाए, जिसकी बदौलत वो विधानसभा तक पहुंचे। तो उन्हें जब टिकट काटा या तो उन्हें वहाँ की उनका कहना है कि कुछ लोगों ने, वहाँ के लोगों ने उन्हें जबरदस्ती मैदान में आने के लिए कहा कि आप आइए, आपकी जरूरत है। तो वो निर्दलीय अपना किस्मत आजमा रहा है और उनको कम में आंकना ये मतलब बहुत बड़ी किसी के लिए भूल होगी। तो आने से महागठबंधन को एक बहुत बड़ा नुकसान दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ सिंबल की लड़ाई यहाँ पे नहीं, और सिर्फ सिंबल से आप चुनाव नहीं जीत सकते। सिंबल के साथ कुछ आपका अपना व्यक्तिगत अपना बनाया हुआ और अपना कुछ काम किया हुआ क्षेत्र में वो भी वोट चाहिए। तो ये संतोष कुशवाहा के साथ नहीं है। संतोष कुशवाहा महज 15 दिन पहले आए, सिर्फ उनको मुस्लिम और यादव वोट मिले हैं 50 या 60% के रेंज में। बाकी जो मुस्लिम वोट है 3 जगह है, संतोष कुशवाहा, डॉक्टर राजेश और महेश्वर सिंह में भी मुस्लिम वोटर्स वहाँ है, मुस्लिम वोटों का बंदरवाट हुआ है। तो यह सीट जो है बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। यादव रामशरण यादव भी वहाँ पे अच्छा खासा एलजेपी के उम्मीदवार हैं, तो अच्छा खेल किए हैं। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे लड़ाई यहाँ की बड़ी कॉम्प्लेक्सिव है, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो शालिनी मिश्रा, डॉक्टर राजेश कुमार और महेश्वर सिंह लड़ाई में दिख रहे हैं। संतोष कुशवाहा भी जो है अगर कुछ इंटरनल अच्छा किए होंगे तो बाजी मार सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पे जेडीयू के उम्मीदवार शालिनी मिश्रा लीड करती दिख रही हैं और यह सीट जेडीयू के खाते में जाती दिख रही है। यानी कि केसरिया विधानसभा सीट से शालिनी मिश्रा चुनाव जीत सकती हैं। तो यह केसरिया विधानसभा सीट का आकलन था। अब चलते हैं कल्याणपुर की कुछ परिस्थितियां हम आपको बता दें कि यहाँ के मनोज यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं और महागठबंधन के, और सचिंदर सिंह जो यहाँ के सिटिंग विधायक हैं वो बीजेपी से उम्मीदवार हैं। तो ये जो है मुख्य लड़ाई इन लोगों में है। लेकिन यहाँ के समीकरण में एक बड़ा झोल ये है कि यहाँ के बदियूस जमा और चांद बाबू बीएसपी के उम्मीदवार जो कि चुनावी मैदान में है, और बदियूस जमा से जुड़ी तमाम खबरें आप देखते रहे हैं।
इस टीवी न्यूज़ के माध्यम से भी और जो है तमाम उनके क्षेत्र में वो एक चुनाव लड़ने का एक अलग तरीके से उन्होंने लड़ा। कई सारे बाउंसर लेकर के चुनाव प्रचार में जाते थे तो चर्चा का विषय बना। इस बार कल्याणपुर विधानसभा सीट में चर्चा के विषय में रहे बदियूस जमा। लेकिन अफसर क्या मानते हैं आपकी जो है इन जो परिस्थितियां हैं कल्याणपुर की, उसमें किस तरह का आप समीकरण देख रहे हैं? मनोज यादव ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2010 में उन्होंने आरजेडी से लड़ा था, 2015 में निर्दलीय समाजवादी पार्टी से लड़ा था। उस वक्त भी उनको अच्छा खासा 26,000 वोट मिला था समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को। और इनके पिता विधायक रह चुके हैं केसरिया से 2 बार। और कल्याणपुर यादव बहुल क्षेत्र है और सचिंदर सिंह दूसरी टर्म यहाँ से मतलब अपना किस्मत आजमा रहा है, 5 साल से विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में इनके प्रति लोगों में नाराजगी बहुत है। जैसे आप ब्लॉक हो, कोई भी सरकारी कार्यालय में धांधली और हर जगह मतलब कुछ रिश्वत, ये चीजें जो है चुनाव चौपाल के दौरान भी आ रही थी। लोग जो है सचिंदर सिंह के ऊपर जो है भ्रष्टाचार, बहुजन समाज पार्टी से बदियूस जमा चांद बाबू किस्मत आजमा रहा है, वो मुसलमान वोट को अपने तरफ खींचेंगे। लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था चूंकि लॉकडाउन में कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन वहां के मुसलमानों को ये लग रहा है कि चांद बाबू तो चुनाव जीतेंगे नहीं, अगर इन पे हम वोट करते हैं तो फिर सचिंदर सिंह निकल जाएंगे। और सबसे कमाल की बात है कि सचिंदर सिंह के वोटर जो है जो उनकी जाति के हैं, जो राजपूत समाज के भी हैं, वो इस बार मनोज यादव को कर रहे हैं उनसे तंग आके। अच्छा, तो ये भी खेल यहाँ होने हमारे चुनाव चौपाल के टाइम में भी हम लोगों को देखने को मिला है। और बात सही है, यहाँ पे जो सचिंदर सिंह हैं उनके साथ कुछ एंटी इनकम्बेंसी का मामला है और इस वजह से जो है वो इस बार कल्याणपुर विधानसभा सीट से पिछड़ते नजर आ रहे हैं और इस बार मनोज यादव यहाँ से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। कल्याणपुर विधानसभा सीट मनोज यादव यानी आरजेडी महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है इस टीवी न्यूज़ के आकलन के हिसाब से। अब आपको लिए चलते हैं मधुबन विधानसभा क्षेत्र। मधुबन विधानसभा क्षेत्र आपको मालूम है कि जैसा कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री भी हैं, राणा रणधीर सिंह। दूसरी तरफ इनके अगेंस्ट में जो है आरजेडी ने जो है इस बार बड़ा वहाँ पे गेम प्लान किया और वहाँ पे एक वैश्य समुदाय से आने वाले मदन शाह को आरजेडी ने टिकट दिया और जन अधिकार पार्टी के शिवजी राय जो कि 2 बार वहाँ के विधायक रह चुके हैं वो लड़ रहे हैं। हालांकि ये महागठबंधन से कोशिश कर रहे थे आरजेडी से टिकट पाने की, लेकिन ये इन्हें टिकट नहीं मिला। इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन 3 नामों की चर्चा है, मदन शाह आरजेडी, राणा रणधीर सिंह बीजेपी। लेकिन अफसर यहाँ जो है बड़ी महागठबंधन के फेवर में यहाँ पे एक तरह से लड़ सी दिखी। महागठबंधन का जो उम्मीदवार है मदन शाह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी बात की वैश्य समाज है। वैश्य समाज जो है एनडीए का वोटर माना जाता है, तो ये इनका एक अपना वर्चस्व है, अपना एक बना हुआ फील्ड है, अपना एक छवि है जिससे वैश्य समाज जो है लगभग 80% इनके तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और रणधीर सिंह 5 साल से विधायक हैं, मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, सहकारिता मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो उम्मीद लोग लगाए थे उनसे कि मंत्री के रूप में क्षेत्र के लिए जो काम करेंगे वो नहीं हुआ। जैसे आप एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, विरोध का लहर वो उनकी चीज पे दिख रहा है। शिवजी राय यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवजी राय जो जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ा, विधायक 2 टर्म या 3 टर्म रह चुके हैं वहां से। इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो इस बार वो जन अधिकार पार्टी से अपना किस्मत आजमा रहा है। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि शिवजी राय जो अपने जाति का वोट काट पाएंगे और नुकसान पहुंचा पाएंगे मदन शाह को। बिल्कुल यही हुआ है, बिल्कुल यही हुआ है और मधुबन विधानसभा सीट पर लड़ाई एक तरफा जाती दिख रही है और यहाँ पे मदन शाह एक जो बड़ा दाव खेला महागठबंधन ने, आरजेडी ने, तो वो तुरुप का इक्का साबित होते दिख रहे हैं। मदन शाह अच्छे खासे जो वैश्य वोटर है उसे अपने खाते में अपनी तरफ ट्रांसफर करते दिख रहे हैं। मदन शाह जो है जो मधुबन विधानसभा सीट पर जो वैश्य वोट है वो जो वोटर हैं वो सारे के सारे बीजेपी के तरफ हुआ करते थे एक समय में, लेकिन इस बार जब कैंडिडेट बदला तो ये वहाँ पे एक तरह से नारा प्रचलित किया गया कि आज़ादी के बाद पहली बार वैश्य को टिकट मिला है। तो वैश्य समुदाय को इस तरह से मोटिवेट करके महागठबंधन के खाते में किया गया और वहाँ पे महागठबंधन में यानी बीजेपी से वैश्य वोटर छिटकते नजर आए।
लेकिन इस सीट का दूसरे विधानसभा चुनावों पर भी असर, विधानसभा क्षेत्रों में भी असर हुआ, क्योंकि जो राजपूत वोटर्स थे, एक कई जगह ये स्लोगन भी देखने को मिला कि वो वैश्य उम्मीदवार को हराने का इस तरह से इस, चूँकि पहले फेज़ में, सेकेंड फेज़ में यहाँ पे मधुबन विधानसभा में चुनाव हो गया था, तो दूसरे फेज़ में जब बात आई तो ये दूसरे क्षेत्र को भी प्रभावित करता दिखा यहाँ का चुनाव। तो इस हिसाब से मधुबन में एक बार फिर से आरजेडी का लालटेन जलता हुआ दिखाई दे रहा है और मदन शाह इस बार यहां से चुनाव जीतते दिखाई दे रहे हैं। तो मधुबन सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। मदन शाह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और जैसा कि वहां के लोग कह रहे थे कि आज़ादी के बाद पहली बार वैश्य को टिकट मिला है तो वैश्य नेता उनका होना चाहिए, तो वो जो है वो इतिहास बनता हुआ भी दिख रहा है। मधुबन विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में जाती दिख रही है। राणा रणधीर सिंह बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री इस विधानसभा सीट से हारते नजर आ रहे हैं एसटीवी न्यूज़ के आकलन के हिसाब से, लेकिन क्या कुछ होगा ये कल पता चलेगा। पिपरा, अब चलते हैं पिपरा विधानसभा सीट का आपको ब्यौरा देते हैं कि यह सीट जो है यहाँ से बीजेपी के वर्तमान विधायक श्याम बाबू यादव एक बार पुनः बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन यह जो सीट है गठबंधन की अगर बात करें, महागठबंधन की, तो सीपीआईएम के खाते में गई है। सीपीआईएम से राजमंगल कुशवाहा यहाँ पे उम्मीदवार हैं सीपीआईएम के। यहाँ से अवधेश कुशवाहा पूर्व मंत्री निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं, तो निर्दलीय अवधेश कुशवाहा का एक बड़ा जो है बड़ी पकड़ रही है यहाँ पे, तो यहाँ से विधायक भी रहे हैं अवधेश कुशवाहा, तो अच्छा खासा ये जो है समीकरण को प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और नाम की चर्चा है पिपरा विधानसभा में, वह है अनिकेत रंजन, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उम्मीदवार हैं, युवा हैं, तो बहुत सारे युवा समर्थक भी इनके तरफ मोटिवेट होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम आपको ये बताएं कि यहाँ पे जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेज सीपीआईएम के बीच है। तो यहाँ से श्याम बाबू यादव विधायक हैं, आप क्या कहना चाहेंगे पिपरा विधानसभा के बारे में? राजमंगल कुशवाहा पुराने कॉमरेड हैं और जिस क्षेत्र से आते हैं तितरिया से, तितरिया मतलब वामपंथी विचारधारा के कर रहा है, और जब वोट के दौरान पूरा तितरिया जो है एक लोकल मतलब कैंडिडेट होने के नाते, क्षेत्रीय होने के नाते, सारे जाति के लोग जो है एक क्षेत्रीय होने के नाते उनको वोट किया उन्होंने। और दूसरी बात श्याम बाबू अभी विधायक है, तो कहीं ना कहीं जैसे बाढ़ में, लॉकडाउन में पब्लिक वहाँ के लोगों को, जनता को बहुत ही नाराजगी है कि उन्होंने इस समय हम लोगों को अकेला छोड़ दिया। बाढ़ आया, बाढ़ के टाइम में भी वो गए नहीं, एंटी इनकम्बेंसी यहाँ भी है। और अवधेश कुशवाहा, राजमंगल कुशवाहा खुद भी कुशवाहा है, कुशवाहा बहुल क्षेत्र पिपरा माना जाता है। अवधेश कुशवाहा से लगा था कि कोई कुशवाहा वोट वो नुकसान पहुंचाएंगे राजमंगल कुशवाहा को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ी समझदारी से जो है एनडीए के, सॉरी महागठबंधन के जो वोटर है मुस्लिम यादव, पिछले बार ऐसा मतलब लगा था कि यादव समाज जो है श्याम बाबू यादव पे चले गए जात के नाम पे, लेकिन इस बार नहीं है सर, बढ़ चढ़ के लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में सीपीआई में बिल्कुल। लेकिन शुरू में ऐसा लग रहा था कि पिपरा विधानसभा सीट पे महागठबंधन पिछड़ रही है, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदलती दिखी और एसटीवी न्यूज़ के आकलन के हिसाब से पिपरा विधानसभा सीट सीपीआईएम यानी महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। राजमंगल कुशवाहा यहां से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। तो ये जो है पिपरा विधानसभा सीट की परिस्थितियां हैं। अब आपको लिए चलते हैं सबसे सनसनीखेज विधानसभा सीट पर, जहां जिसकी चर्चा जो है चारों तरफ होती है, ढाका विधानसभा सीट। ढाका विधानसभा सीट पर एक बार फिर से आरजेडी ने भरोसा जताया है फैसल रहमान पर, यहाँ के सिटिंग विधायक हैं। पवन जायसवाल यहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ जो चुनाव में अच्छी खासी चर्चा बटोरते हैं, रामपुकार सिन्हा आरएलएसपी के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ निर्दलीय एक प्रत्याशी हैं डॉक्टर कासिम अंसारी, और भी कई सारे प्रत्याशी हैं। लेकिन मुख्य रूप से तीन नामों की चर्चा इस विधानसभा सीट पे है, फैसल रहमान आरजेडी, पवन जायसवाल बीजेपी, रामपुकार सिन्हा आरएलएसपी। ढाका के बारे में क्या कहना है फैसल आपका? अफसर ढाका में भी जो है बहुत ही कांटे की टक्कर है, क्योंकि फैसल रहमान भी अभी विधायक है प्रदेश में, और पवन जायसवाल 5 साल विधायक रह चुके हैं 2010 से 15 तक। तो उस वक्त फैसल रहमान क्षेत्र हो या विधानसभा का कोई भी सत्र हो, उसमें बहुत चर्चा में रहे थे,
छोटा छोटा मुद्दा भी अपने क्षेत्र का विधानसभा में बड़ी मजबूती से उठाते थे। जी जी। और अमूमन देखा जाता है कि ढाका विधानसभा का चुनाव जो है विधानसभा में एक दो समुदाय के बीच चला जाता है। और पिछले बार अगर वही चीज होता है, अगर पिछले बार मैं देखूं तो फैसल रहमान का जीत के जो सबब थे वो रालोसपा उम्मीदवार जो अभी हैं रामपुकार सिन्हा, चूंकि उन्होंने बहुत ज्यादा तादाद में शायद 20,000 के लगभग उन्होंने एनडीए के वोट को नुकसान किया। पवन जायसवाल के हार के जिम्मेदार उन्हीं को ठहराया जा रहा था, और लेकिन इस बार भी हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं ये उम्मीद बनती है, चूंकि मुसलमान वोट जो है ढाका में बहुत ही ज्यादा तादाद में, तो अगर वो ये तो सही है कि एक तरफा वोट मुस्लिम का फैसल रहमान के पक्ष में जाएगा और मुसलमान ऐसा कोई निर्दलीय पे दाव नहीं खेलेगा। यहाँ एक निर्दलीय उम्मीदवार है, ये जो है AIMIM से अपनी ताल ठोक रहे थे, कासिम अंसारी टिकट लेने की कोशिश की थी और 5-6 महीने से फील्ड में काम कर रहे थे। लेकिन ढाका में एक वहाँ के मुसलमानों में ये बहुत चालाकी है कि वो ऐसे उम्मीदवार जो निर्दलीय हो, जो सीट निकालने में सक्षम नहीं हो, उस पर अपना दाव नहीं खेलते। अच्छा, तो ये बहुत कुछ असर नहीं डालते दिख रहे हैं जी। तो कासिम अंसारी, लेकिन रामपुकार सिन्हा जो कि AIMIM से गठबंधन है, तो क्या रामपुकार सिन्हा भी आप देखिए ना, ढाका में AIMIM के किसी नेता का प्रचार नहीं, मतलब प्रचार करना नहीं है। इस ओवैसी अगर आते तो कुछ जो है असर। अब देखिए अवधेश कुशवाहा कुशवाहा जो अवधेश कुशवाहा है वो जरूर प्रचार में है, लेकिन वैसे जगह उनको नहीं बुलाया गया जहाँ पे मुस्लिम क्षेत्र है, जहाँ पे वैसी की चर्चा कर पाते। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो मुस्लिम और जो है ये फैसल रहमान की तरफ होंगे, और ये जो है बड़ा फैक्टर काम कर रहा है कि जो है, लेकिन पवन जायसवाल के साथ भी जो है डॉक्टर खालिद अनवर जो है ये JDU के MLC हैं, इन्होंने बहुत जोर शोर से प्रचार किया है पवन जायसवाल के लिए, जो कि मुस्लिम वोटरों को कन्वर्ट कितना किया है ये तो आने वाला समय बताएगा। फैसल रहमान की लड़ाई इस बार जो है उतनी मजबूत नहीं दिख रही है, हालांकि उन्होंने अपने जो उन्होंने नॉमिनेशन दिया था उसमें बहुत भीड़ इकट्ठा की थी। तेजस्वी का प्रोग्राम हुआ था, तेजस्वी यादव का, तो उसमें भी उन्होंने अच्छी खासी भीड़ जुटाई थी। तो ये देखते हुए लग रहा था कि एक तरफा जो है वहाँ पे मामला है फैसल रहमान के फेवर में। कुछ राजपूत वोटर्स भी जो है वहाँ पे फैसल रहमान की फेवर में होते दिखाई दिए, खासतौर से मधुबन का जो मामला आया उसके बाद से जो है वहाँ की परिस्थितियाँ बदली। लेकिन अभी जब वोटिंग हो गए हैं संपन्न, उसके बाद जो तस्वीरें आई हैं तो वहाँ हमारे संवाददाता हमजा अली हैं, तो उनसे रास्ता करने के बाद जो है और भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनसे पता करने के बाद ये पता चलता है कि फैसल रहमान के लिए इस बार लड़ाई वहाँ पे इतनी आसान नहीं है। लेकिन बावजूद इसके माना जा रहा है STB न्यूज़ के आकलन के हिसाब से फैसल रहमान ढाका सीट पर कम अंतर से ही लेकिन निकल सकते हैं। यानी फैसल रहमान इस RJD के उम्मीदवार ढाका से चुनाव जीत सकते हैं, और ये कल पता चल ही जाएगा। लेकिन ये आकलन है STB न्यूज़ का कि फैसल रहमान ढाका से जीत रहे हैं और यह सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। अब बात चिरैया विधानसभा सीट की। चिरैया विधानसभा सीट सबसे हॉटकेक सीट मानी जा रही है पूर्वी चंपारण की, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज और 3-3 बार विधायक रह चुके, मतलब 3 लोग ऐसे लड़ रहे हैं जो 3 विधायक रह चुके हैं। तो बड़े सूरमा जो है इस सीट पे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन हम कुछ परिस्थितियां शॉर्ट में बता दें आपको कि अच्छेलाल प्रसाद यादव पर जो है इस बार RJD ने भरोसा जताया है। लक्ष्मी नारायण यादव यहाँ से RJD के उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हैं और RJD ने एक नए उम्मीदवार पर भरोसा जताया है अच्छेलाल प्रसाद यादव के रूप में। लालबाबू गुप्ता जो वर्तमान विधायक हैं BJP के उम्मीदवार हैं। लक्ष्मी नारायण यादव जो कि अच्छेलाल प्रसाद जी को जब टिकट मिला तो लक्ष्मी नारायण यादव जी बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किए। अवनीश सिंह वहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उन्हें भी उस क्षेत्र में एक कद्दावर नेता के रूप में देखा जाता है। मधुरेंद्र सिंह RSP के यहाँ से उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य रूप से चर्चा जिन नामों की है वो है अच्छेलाल प्रसाद यादव RJD के उम्मीदवार, लालबाबू गुप्ता BJP के उम्मीदवार, लक्ष्मी नारायण यादव निर्दलीय उम्मीदवार, अवनीश सिंह निर्दलीय उम्मीदवार।
बहुत सारे करीब मेरे ख्याल से 27 उम्मीदवार हैं यहाँ जी पे, 24 उम्मीदवार हैं। तो यह सीट जो है वो बहुत सारे लोगों की नज़र में है, बहुत सारे लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, लेकिन ये 4 नामों की चर्चा है। क्या अफसर? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा अगर कांटे का मुकाबला देखा जाए केसरिया के बाद चिरैया है, और यहाँ से 2 पूर्व विधायक भी लड़ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण यादव आरजेडी के पुराने सिपाही आरजेडी से उम्मीद लगाए बैठे थे टिकट का, लेकिन अंतिम समय में उनका टिकट कट गया। अवनीश सिंह ढाका से विधायक रहे, चिरैया भी विधायक रहे, वो भी निर्दलीय है। और अच्छेलाल यादव पहली बार ये चुनाव सिंबल से लड़ रहे हैं, वो भी आरजेडी से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लक्ष्मी नारायण यादव का एक अपना छवि है, वोटर में उनकी एक अलग पकड़ है, क्योंकि वो चिरैया से विधायक रह चुके हैं, बुनियादी नेता उन्हें देखा जाता है। घोड़ासहन का भी 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, चिरैया का भी 1 बार कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट और यादव वोट, चिरैया एक ऐसा विधानसभा सीट है जहाँ पे लक्ष्मी नारायण यादव पे ये लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण यादव को लोगों ने आजमाया, उनकी विधायकी काल को लोगों ने देखा है। और अच्छेलाल यादव बिल्कुल नए, टिकट तो पार्टी ने दे दिया, लेकिन सीट निकालना उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। और हमें खबर मिली है कि चिरैया विधानसभा सीट पर लक्ष्मी नारायण यादव, लाल बहादुर गुप्ता 5 साल में बहुत कुछ कर नहीं पाए अपने लिए क्षेत्र में, लोग बहुत नाराज थे उनके से। लेकिन इस महागठबंधन के वोट का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, जो बंदरबाट हो रहा है, जिसकी वजह से बिल्कुल सही अफसर, आपकी यह बात सत्य है कि यहाँ पे महागठबंधन के जो वोटर्स हैं उनका बंदरबाट हुआ है, और लक्ष्मी नारायण यादव जो है अच्छे खासे वोट जो है अपनी तरफ ट्रांसफर करते दिखे। अवनीश सिंह ने भी जो है अच्छे खासे वोटों को जो है हासिल करते दिखे अवनीश सिंह। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ से लालबाबू गुप्ता, यानी चिरैया विधानसभा सीट से लालबाबू गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं, और यह सीट एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। यानी चिरैया विधानसभा सीट पर लालबाबू गुप्ता चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। अब बात उस विधानसभा सीट की जिसका सबको इंतजार रहा होगा मेरे ख्याल से, मोतिहारी विधानसभा सीट की। मोतिहारी विधानसभा सीट यानी कि प्रमोद कुमार बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ से बिहार सरकार के मंत्री हैं और कई बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। कुछ वीडियोस भी इनके वायरल होते दिखे चुनाव के दरमियान। और दूसरी तरफ ओम प्रकाश चौधरी जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और आरजेडी ने एक बड़ा दांव खेला यहाँ पे कि एक सहनी समुदाय से आने वाले ओम प्रकाश चौधरी पर भरोसा जताया। तो ये एक उम्मीदवार है रामेश्वर शाह, निर्दलीय लड़ रहे हैं यहाँ से। डॉक्टर दीपक कुशवाहा आरएलएसपी के उम्मीदवार हैं, पुल्लल्स के भी उम्मीदवार हैं मुन्ना कुमार के रूप में, मुन्ना कुशवाहा के रूप में। लेकिन इन सब के बीच जो मुख्य मुकाबला है वो हम आपको बता दें कि प्रमोद कुमार और ओम प्रकाश चौधरी के बीच है। ओम प्रकाश चौधरी की जो एक आपराधिक छवि है उसको लेकर के बीजेपी उन्हें निशाने पर ली है। प्रमोद कुमार की जो कार्य प्रणाली है उसको जो है आरजेडी ने भुनाने की कोशिश की है। तो ये तमाम परिस्थितियां हुई हैं, लेकिन चारों तरफ जो है इस सीट पर एक चर्चा जरूर रही कि यहाँ पे कैंडिडेट महागठबंधन ने अच्छा नहीं दिया। तो ये चर्चा जरूर थी। प्रमोद कुमार के साथ एक एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली। कई जगह इन्हें लोग जो है नापसंद करते दिखे और कई वीडियोस भी वायरल हुए। तो वो जो है एंटी इनकम्बेंसी का मामला है कि जो इतने दिनों से सत्ता में रहे और लोग विकास कार्यों को खोज रहे थे इनके। इसके मोतिहारी सीट के बारे में आपका क्या आकलन है? सीट पे ओम प्रकाश चौधरी इससे पहले सुगौली से उन्होंने चुनाव लड़ा था, बिल्कुल हाँ, आरजेडी से, लेकिन बहुत कम वोट से वो चुनाव हारे थे। इस बार पार्टी ने उन्हें मोतिहारी भेज दिया, लेकिन मोतिहारी में पहले से आरजेडी के लिए जो मेहनत कर रहे थे पप्पू सैनी, मैं उनका चर्चा करना चाहूंगा। पप्पू सैनी ने बहुत काम किया था, अपने लेवल से लोगों के बीच गए, लॉकडाउन हो कोरोना हो, और एक उनकी अलग पहचान है मोतिहारी में। लेकिन पार्टी ने उनके टिकट को दरकिनार कर, पप्पू सैनी भी थे और यहाँ से मणिभूषण श्रीवास्तव भी कोशिश कर रहे थे, मनोज गुप्ता भी थे लाइन में। मणिभूषण श्रीवास्तव आरजेडी के प्रति उनकी जो वफादारी है वो एक मिसाल, मतलब उसका मिसाल क्योंकि इससे पहले उनको टिकट देने के बावजूद भी वापस ले लिया गया था, फिर भी वो आज पार्टी में बने हुए, फिर भी पार्टी ने इस बार उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ओम प्रकाश चौधरी को सुगौली से यहाँ लेके आना और
दूसरी बात की ये चीज, ये एक तो फैक्टर है ही है। दूसरा, प्रमोद कुमार एक कद्दावर नेता है बीजेपी के, बिहार सरकार में मंत्री है। हालांकि क्षेत्र में जहां वोट मांगने गए वहां उनका विरोध भी हुआ। दूसरी ये विरोध पिछले बार भी हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा 20,000 वोट से जीतने का। बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद कुमार एक बहुत मतलब एरोगेंस नहीं रहता है उनके अंदर, बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के लोग जो है उनको देखते हैं कि चलो भाई कुछ जो भी है कुछ बोल बाल करके, ऐसी भी कहा सुनने को मिलती है कि भाई कुछ लोग उनको कुछ बोलेंगे भी, फिर भी जो है गाली भी देंगे, लेकिन जो है वोट उन्हीं को देंगे। तो कुछ इसी तरह का फैक्टर रहा है। इनका व्यक्तित्व जो है, पर्सनल व्यक्तित्व इनका प्रभावी है मतदाताओं के ऊपर। हालांकि ओम प्रकाश चौधरी एक अच्छे लड़ाकू जो है कैंडिडेट के रूप में उन्हें देखा जाता है। वहाँ भी जब सुगौली से वो चुनाव लड़े थे तो 3-4 हज़ार वोटों का ही महज अंतर था। लेकिन यहाँ पे एक अपराध की जो इनकी छवि है, तो ये जो है इनको नुकसान करती दिख रही है, और कैंडिडेट सही नहीं मिलना ये यहाँ के जो वैश्य समुदाय के वोटर्स हैं उनको प्रभावित नहीं कर सकी। तो कुल मिला के देखा जाए जो बीजेपी की परंपरागत वोट है यहाँ मोतिहारी सीट पर, वो एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पे राधा मोहन सिंह भी हैं यहाँ के सांसद, तो उनका भी प्रभाव इस सीट पे दिख रहा है। यानी कि एक बीजेपी की जो मजबूत यहाँ पे संगठन है उसका फायदा प्रमोद जी को मिलता हुआ दिख रहा है। और यह सीट यानी मोतिहारी विधानसभा सीट प्रमोद कुमार के खाते में एक बार फिर से जाती दिख रही है। तो यानी मोतिहारी का क्या कुछ होगा वो कल पता चलेगा, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है प्रमोद कुमार की लड़ाई इस बार की, क्योंकि ओम प्रकाश चौधरी एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन बावजूद इसके एसटीवी न्यूज़ का ये आकलन है कि प्रमोद कुमार मोतिहारी विधानसभा सीट निकाल सकते हैं। इसके अलावा एसटीवी न्यूज़ ने उत्तर बिहार के 2 विधानसभा सीटों का दौरा किया, तो उस पर क्या कुछ है वो हम आपको बता दें कि शिवहर विधानसभा सीट, जो कि शिवहर एक ज़िला है लेकिन इस ज़िले में सिर्फ एक ही विधानसभा सीट है, वो है शिवहर विधानसभा सीट। तो शिवहर विधानसभा सीट पे आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद आरजेडी के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ जेडीयू के उम्मीदवार यहाँ पे मोहम्मद सरफुद्दीन हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राधाकांत गुप्ता जो कि वैश्य समुदाय से आते हैं। वहीं जनता दल राष्ट्रवादी के श्री नारायण सिंह यहाँ पे उम्मीदवार थे। नारायण ट्रेवल्स आपने सुना होगा कि जिनकी हत्या हो गई चुनाव के दरमियान ही। तो ये 4 लोगों के नाम की चर्चा है। अगर श्री नारायण सिंह खुदा न खास्ता चुनाव जीत जाते हैं, हालांकि लड़ाई में नहीं वो दिख रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये चुनाव जीतते हैं श्री नारायण सिंह, तो शिवहर सीट पर एक बार फिर से चुनाव कराने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी हत्या हो गई और ये अब इस दुनिया में नहीं है। तो श्री नारायण सिंह यहाँ पे एक कैंडिडेट हैं। दूसरी तरफ यहाँ लेकिन मुख्य मुकाबला आरजेडी जेडीयू के बीच दिख रही है, और तीसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी राधाकांत गुप्ता है, ये भी लड़ाई में वहाँ पे दिख रहे हैं। शिवहर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मोहम्मद सरफुद्दीन लगातार 15 साल से विधायक हैं, उनके ऊपर भी एंटी इनकम्बेंसी जो विरोध कर रहा है बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत सारे क्षेत्रों में वो जब वोट मांगने गए तो उनका विरोध हुआ, लोगों ने खुलकर उनकी मुखालफत की। और आरजेडी ने महागठबंधन एक बड़ा दांव खेला है। पूर्व सांसद लवली आनंद का या फिर आनंद मोहन का, उनके बेटे पे दांव खेला है। राजपूत समाज से आते हैं, तो एनडीए का जो एक बड़ा तबका है, जो बड़ा वोटर है राजपूत समाज, वो उधर ट्रांसफर होता दिखा, वो ट्रांसफर हो गया। ठीक है। और दूसरा एक एंटी इनकम्बेंसी इनके ऊपर है ही, लोगों को विकल्प चाहिए था। मुस्लिम वोट बड़े तादाद में इनके साथ जुड़ेंगे, यादव वोट जुड़ेंगे, एससी एसटी जो है, ओबीसी है, बैकवर्ड जाति की जो वोट है वो आरजेडी की तरफ मुड़ेगा, और ये एनडीए के वोट में भी संदमारी करते हुए दिख रहे हैं। तो बात बिल्कुल सही है। चेतन आनंद एक युवा हैं और मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। यहाँ इस सीट पर उनकी बहन भी जो है बहुत मेहनत कर रही थी उनके लिए। तो चेतन आनंद एक तो राजपूत वोटों को जो है महागठबंधन के खाते में लाते दिखे, दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स, हालांकि मोहम्मद सरफुद्दीन जेडीयू के उम्मीदवार हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और दूसरे तरह के फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे आरजेडी के खाते में मुस्लिम वोटर्स भी जाते दिखे। तो कुल मिलाकर एसटीवी न्यूज़ के आकलन के हिसाब से यह सीट चेतन आनंद निकाल रहे हैं, यानी कि शिवहर विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। अब एक और सीट की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव चौपाल के दरमियान हम मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र का भी दौरा किए थे, वहाँ पर भी हमने चुनाव चौपाल किया था। तो
साहिबगंज की परिस्थितियां हैं कि रामविचार राय वहाँ के सिटिंग विधायक हैं आरजेडी के, एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में हो, कई बार यहाँ से विधायक रहे हैं। राजू सिंह वहाँ के एक चर्चित बिजनेसमैन हैं, वो भी यहाँ के विधायक रहे हैं, तो वो जो है वीआईपी पार्टी से हैं। और मोहम्मद मुकीम AIMIM पार्टी से हैं। लेकिन मुख्य रूप से मुकाबला अगर देखें तो रामविचार राय और राजू सिंह में है। और इस सीट की अगर बात करें साहिबगंज के बारे में, आप सब क्या? साहिबगंज में ऐसा लग रहा था कि जो MIM के उम्मीदवार है मोहम्मद मुकीम, मुसलमानों का वोट जो है अपने तरफ खींचने में कामयाब रहेंगे। लेकिन ओवैसी का चाहे MIM के किसी बड़े नेता का वहाँ कोई भी नहीं आना, स्टार प्रचारक के रूप में किसी भी लीडर का वहाँ पे नहीं है ना, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ। रामविचार राय लगातार विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री रहे। और राजू सिंह हालांकि वो JDU से भी विधायक रहे, लोजपा से भी रहे, और अभी बीच में बीजेपी से भी लड़े थे 15 में, लेकिन इस बार बीजेपी के खाते में वो सीट नहीं गई, तो वो VIP से है। तो कहा यह जा रहा है कि मुकीम साहब जो है, जो एक लग रहा था कि मुसलमानों के वोट को बहुत ज्यादा वो अपने तरफ खींचने में कामयाब रहेंगे और रामविचार राय को नुकसान हो सकता है, लेकिन अंततः लास्ट में जो साहिबगंज प्रखंड है जहाँ पे सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, सबसे ज्यादा पंचायत विधानसभा में आता है, वहां पर मुसलमानों ने सिरे से इनको नकार दिया। पारू प्रखंड जो है, जो साहिबगंज के अंतर्गत ही आता है, वहां पे मुसलमानों ने वोट जरूर दिया है, लेकिन उतनी तादाद में नहीं दिया जिससे रामविचार राय को नुकसान हो। बिल्कुल। तो ये जो है AIMIM के कैंडिडेट थे मोहम्मद मकीम, शुरू में अच्छा करते दिख रहे थे, लेकिन कुछ जो डेमोक्रेटिक फ्रंट का जो समीकरण उठता कुशवाहा का, कोयरी का, ये बाकी मुस्लिम का और बहुत सारा जो उसमें पार्टी जो मायावती जी की पार्टी है, वो सब वोट इनके ऊपर ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हुआ। और यहाँ पे सीधी टक्कर महागठबंधन और NDA में है, लेकिन यह सीट रामविचार राय यहां से निकालते दिख रहे हैं आरजेडी के खाते में, यानी महागठबंधन के खाते में यह सीट जाती दिख रही है। साहिबगंज यानी मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा सीट। तो ये जो है जो कुल 14 जो विधानसभा क्षेत्रों का STV न्यूज़ की टीम ने दौरा किया था और जो हमने ऑब्जर्व किया था उसका क्या कंडीशन था, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। एक बार पुनः हम आपको ये बता दें कि कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है। चिरैया से लालबाबू गुप्ता BJP के उम्मीदवार जीत सकते हैं। ढाका से फैसल रहमान, ढाका सीट फैसल रहमान यानी RJD के खाते में जाएगी। पिपरा से राजमंगल कुशवाहा CPIM के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। मधुबन में मदन शाह अपना परचम लहराते दिख रहे हैं। कल्याणपुर से मनोज यादव RJD के उम्मीदवार जीतते दिखाई दे रहे हैं। केसरिया से शालिनी मिश्रा JDU उम्मीदवार जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस इनका बढ़िया या यह सीट निकालती दिख रही हैं। गोविंदगंज विधानसभा सीट से राजू तिवारी LJP के उम्मीदवार। हरसिद्धि से नागेंद्र राम, नरकटिया से डॉक्टर समीम अहमद, सुगौली से रामचंद्र सहनी VIP उम्मीदवार NDA के घटक दल। रक्सौल से प्रमोद सिन्हा BJP के उम्मीदवार और मोतिहारी से प्रमोद कुमार BJP के उम्मीदवार चुनाव जीतते दिखाई दे रहे हैं। दो अन्य सीटों की अगर बात हम करें तो शिवहर से चेतन आनंद और साहिबगंज विधानसभा सीट से रामविचार राय चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। तो ये जो है STV न्यूज़ का अपना सर्वे है। सर्वे जो है या एग्जिट पोल कह लीजिए, या गलत भी होते हैं और गलत होते ही हैं, तो इसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन हमने जो ऑब्जर्व किया था, हमने जो हमारे जो संवाददाताओं ने ऑब्जर्व किया था, तमाम लोगों से जो हमने बात करी थी, उसके आधार पर जो हम आकलन था वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। कुछ घंटों बाद आपको पता चल ही जाएगा कि किस सीट पर क्या कुछ होने वाला है। और कल सुबह 7 बजे से STV न्यूज़ के फेसबुक पेज पे STV न्यूज़ पर आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं। चुनाव मतगणना के दिन की पल पल बदलती खबरों के साथ हम आपके साथ हाजिर रहेंगे। पूर्वी चंपारण में खास तौर से किस विधानसभा सीट के क्या रुझान आ रहे हैं, हमारे विभिन्न मतगणना केंद्रों पर हमारे संवाददाता वहां से लाइव जुड़ेंगे और तमाम उनसे हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। इसके अलावा हमारे पैनल में भी कुछ मेहमान रहेंगे जिनसे हम बातें करेंगे, तो कल लाइव प्रसारण ज़रूर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल, या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम।
STV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज।